अच्छा बच्चों, सो सॉरी, पिछली बार वीडियो रुक गई थी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो ट्रीट करने पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। सो हमने प्रीवियस में देख लिया है लेक्चर। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी ड्रग्स हैं। तो प्रोस्टैग्लैंडिन्स भी हैं जो कि साइक्लोप्रोटेक्टिव एक्शन देते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये हमारे सेल्स को। किस तरह से कर रहे हैं? एक्चुअली हमारे हर सेल के अंदर ये प्रोस्टाग्लैंडिन ई जो है ये रिलीज़ होता है। जहाँ जहाँ भी सेल मेम्ब्रेन होगी वो सेल मेम्ब्रेन प्रोस्टाग्लैंडिन ई को रिलीज़ करती है। बट क्या होता है कि जब आपको कोई भी अल्सर हुआ है तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें अल्सर होता है। ठीक है, अब ड्रग्स जो हैं उस वो किस जो इस प्रोसेस में यूज़ होंगी उनको हम कहते हैं मीसोप्रोटोसोल। सो ये मीसोप्रोटोसोल ट्रीट करती हैं NSAID इंड्यूस अल्सर। NAS क्या है? ये है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। सो ये एक ड्रग है जिसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के तौर पे जब देते हैं। सो इस ड्रग की वजह से आपको अल्सर हो सकता है। अगर आपको इस ड्रग की वजह से अल्सर हुआ है तब हम पेशेंट को ट्रीट करने के लिए मीसोप्रोटोसोल जो कि एक प्रोस्टाग्लैंडिन है वो दे सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी ये है कि प्रेगनेंसी में आपने इस पेशेंट को नहीं देनी है। सो इसके वेल टॉलरेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो इस वजह से हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। बाकी जो ड्रग्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं हम उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। लास्टली हम लोग एंटी एसिड्स भी यूज़ कर रहे हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। एंटी एसिड्स क्या हैं? ये एक्चुअली वीक बेसिस हैं जो कि आपके स्ट्रॉन्गली HCl एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और न्यूट्रलाइजेशन का एक्शन करते हैं। इन एंटी एसिड्स ये नहीं है कि आपके अल्सर को ट्रीट कर दें, ये सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं, यानी आपके सिम्टम्स जो अल्सर के सिम्टम्स होते हैं उनको ये कम कर देता है, उनको डिक्रीज़ कर देता है। और ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, ये आपको परमानेंट अल्सर से रिलीफ नहीं देता है। ड्रग्स इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये ड्रग्स यूज़ होती हैं। इसके अंदर ट्रीट की अल्सर को भी कर रहा है और साथ ही साथ हार्ट बर्न यानी कि गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ को भी ट्रीट कर रहा है। एडवर्स इफ़ेक्ट इसके बहुत सिंपल से हैं, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो सकता है, इसके अलावा इसके एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं है और ज़्यादातर हम इसको यूज़ भी नहीं करते हैं, या अगर हमने देना भी होता है तो हम इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए है और इसका कोई बेनिफिट नहीं है। लास्टली जो ड्रग हम लोग देते हैं पेशेंट को वो है म्यूकोसल प्रोटेक्टिव। तो ये नहीं, ये क्या है कि ये एक तरह के साइक्लोप्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं जो कि आपके प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? मैकेनिज़्म क्या है कि ये म्यूकस की सिंथेसिस को इंक्रीज़ कर देते हैं। सो दो तरह की ड्रग्स हैं जो इसमें यूज़ होती हैं, बिस्मुथ सैलिसाइलेट और सेक्राफेट। ये दो ड्रग्स हैं जो यूज़ होती हैं। सेक्राफेट ये एक इसका मैकेनिज़्म क्या है? सो सेक्रल और फेट, ये इसका नाम से बता रहा है। सेक्रल का मतलब क्या है? सुक्रोज, यानी इसके अंदर सुक्रोज है। और सल्फेट एंड में लिफेटेट आ जाता है जो कि सल्फेट के अंदर भी आता है। सो सल्फेटेड इसके अंदर सुक्रोज प्रेजेंट होते हैं। ये सल्फेटेड सुक्रोज यानी सुक्रोज के साथ सल्फ़र ऐड है तो उसको हमने सल्फेटेड सुक्रोज कहा है। वो जाके बाइंड कर देता है प्रोटीन्स के ऊपर, प्रोटीन्स जो आपके GIT के वॉल के साथ अटैच होंगे उनके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना देता है और जेल की फॉर्मेशन कर देता है। इस जेल की फॉर्मेशन से म्यूकस बढ़ जाता है। सो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट सिर्फ यही हैं कि आपने इसको PPI या H2 एंटागोनिस्ट इसके साथ नहीं देने, यानी आपने म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स को कभी भी कॉम्बिनेशन में नहीं देना है, सेपरेटली आपने देना है। लेकिन ज़्यादातर ये यूज़ भी हम नहीं करते हैं। ठीक है, लास्टली बिस्मुथ सैलिसाइलेट आ जाता है। बिस्मुथ सैलिसाइलेट के यूजेस हैं, ये एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी एक्ट करता है। सो अगर किसी पेशेंट को H पायरोलाई की वजह से अल्सर हुआ है तो हम उसको बिस्मुथ सैलिसाइलेट दे सकते हैं। इसके अलावा म्यूकस की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ कर रहा है, सो इसलिए ये म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पे भी एक्ट कर रहा है। लास्टली ये कोटिंग लेयर्स बना रहा है आपके इंटेस्टाइन की वॉल के ऊपर। सो क्योंकि आपके इंटेस्टाइन की वॉल है जैसे या पेप्टिक अल्सर है, स्टमक की वॉल है, सो इस वॉल के ऊपर ये एक इस तरह का कोट चढ़ा देता है। ये इस कोटिंग की वजह से आपकी इंटेस्टाइन प्रोटेक्टिव रह जाती है। लास्ट चीज़ का एडवर्स इफ़ेक्ट सिर्फ यही है कि विटामिन्स की अब्जॉर्प्शन को ये कम कर देता है जो कि इसकी डिसएडवांटेज है हमें। बाकी ये ठीक है और ये भी यूज़ की जाती है। ठीक है, सो ये हमारी कुछ ड्रग्स थी जो कि हमने देखी हैं कि किस तरह से यूज़ हो रही हैं और इनके क्या-क्या हमें फ़ायदे हैं।
सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर बात करेंगे कि हमारे पास इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम और क्या है, और इसके अलावा एंटी एमेटिक ड्रग्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूँगी। इसके अलावा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ कि इस डायग्राम की हम एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे थे, इस वाली, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा फिर देख लें कि यहाँ पर हमारे पास ये मस्करेनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। मस्करेनिक पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है, जो कि फिर कैल्शियम को स्टिमुलेट करता है। कैल्शियम ने प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करना है, प्रोटीन काइनेज ने एचसीएल की प्रोडक्शन करवानी है। ये हिस्टामिन रिसेप्टर था। यहाँ पर ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन E2 सेल्स होते हैं। हमने इसका एनाजेनेसिस देना है, यानी हमने इसका एगोनिस्ट देना है, वो उस पर बाइंड करेगा, जीआईटी एक्टिविटी करेगा। साइक्लिक केएमपी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा, इनडायरेक्टली एचसीएल प्रोड्यूस नहीं होगा। और ये लास्ट हमारे पास जो रिसेप्टर हमारे पास प्रेजेंट है, ये आ जाता है जी रिसेप्टर, या हम इसको गैस्ट्रिन रिसेप्टर कहते हैं। इसके ऊपर गैस्ट्रिन बाइंड करता है जी सेल से जो रिलीज होता है, उसने भी कैल्शियम को एक्टिवेट करना होता है, कैल्शियम फिर प्रोटीन काइनेज को, इस तरह से ये सारे काम होते हैं, ठीक है। सो एक और भी रिसेप्टर इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे डी सेल्स होते हैं, वो स्टोमेटोस्टेटिन रिलीज़ करते हैं। स्टोमेटोस्टेटिन का रिसेप्टर इसके ऊपर भी प्रेजेंट होता है, बट वो मैंने बनाया नहीं क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो भी इनहिबिशन करता है जीआई रिस्पॉन्स से। और साथ ही साथ उनके जो रिसेप्टर्स हैं ना स्टोमेटिन के, वो फिर आपके जी सेल्स में भी होते हैं, आपके पेरिटल सेल में भी होते हैं, और साथ ही साथ आपके ईसी सेल यानी एंट्रोक्रोमैटिन सेल्स, उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वो तीनों सेल्स को इनहिबिट करके एचसीएल की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहा होता है। सो ये थी हमारी शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन। सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।